हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत घटना चक्र की। आज का हमारा चैप्टर रहेगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। आइए स्टार्ट करते हैं। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। अब सऊदी अरब की राजधानी प्लस लोकेशन देखने की आपकी जिम्मेदारी होती है, जिससे आपकी ज्योग्राफी स्ट्रांग होगी। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थस्थल है। इनकी मृत्यु जो है, हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई? तो 632 ईस्वी में हुई। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम जो है भारत पड़ा है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में उल्लिखित है भारत का नाम। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो ऋषभ देव कौन है? ये जैन तीर्थंकर है, फर्स्ट जैन तीर्थंकर, इन्हीं को कहते हैं। इनके सबसे बड़े पुत्र के नाम पर भारत पड़ा है अपने देश का नाम। तो 3 सोर्स है कि भारत का नाम कैसे पड़ा है। तो ऋग्वेद में उल्लिखित है कबीला, उस पे जो है भारत पड़ा है। दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा है, और प्लस ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ईरानियों ने इस देश को क्या कहा है? हिंदुस्तान कहा है। तो ईरानी क्या कहते हैं? अपने इंडिया को हिंदुस्तान कहते हैं। और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। यूनानी क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं भारत को। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अरबों द्वारा किया गया है। तो अरब भारत को क्या कहते हैं? हिंद कहते हैं। और यहाँ की जनता को क्या कहते हैं? हिंदू कहते हैं, अरब। याद रखिएगा, ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ है। तो भारत पर सबसे पहला जो है सफल आक्रमण किसके द्वारा हुआ है? तो आपका मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आक्रमण नहीं हुआ, बहुत सारे आक्रमण हुए, लेकिन वो सारे फेल हो गए या हरा दिए गए इधर से अपने इंडिया की तरफ से। तो ये जो है पहला सफल आक्रमण था मुस्लिम का। तो कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहम्मद बिन कासिम कर रहा था। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो किसने भेजा था आपको? तो ये है हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए भेजा था सिंध पर। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था सिंध का शासक। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो किस ग्रंथ से जो है अरबों द्वारा आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो ये आपका चचनामा है, इम्पॉर्टेंट है। और उस टाइम सिंध पर शासन किसका था? दाहिर का शासन था। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन। गजनी वंश का अन्य नाम क्या था? यामनी वंश था। गजनी वंश को हम क्या कहते थे? यामनी वंश भी कहते थे। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाई। तो अल्पतगीन ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? गजनी को बनाई थी। 998 ईस्वी में महमूद गजनी जो है शासक बनता है। तो महमूद गजनी शासक कब बनता है? 998 ईस्वी में। सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। महमूद गजनी कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो 17 बार। ये किसके अनुसार है? तो हेनरी एलियट के अनुसार है। भीमदेव प्रथम, जो इनका शासनकाल था 1022 से लेके 1063 तक। शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उसको कब लूटा गया? तो ये है आपका 1026 ईस्वी में यहाँ पे आक्रमण करके और इस मंदिर को लूट लिया गया। यहाँ से बहुत धन प्राप्त हुआ महमूद गजनवी को। भीमदेव प्रथम, तो ये सोलंकी वंश का शासक था जो उस टाइम गुजरात पे शासन कर रहा था। इसी के टाइम पे जो है सोमनाथ मंदिर की लूट हुई थी। जो 100 रुपए की नोट है आपका, जिसमें रानी की बाव अंकित है, वो इसी सोलंकी वंश से संबंधित है। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण जो है 1019 से 20 ईस्वी में हुआ।
उस समय चंदेल वंश का शासक कौन था? तब विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया है। 999 से लेके 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी या गजनी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए हैं, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं था। मतलब यहाँ शासन करने का उद्देश्य नहीं था, बस इसका क्या उद्देश्य था? तो वो लूटपाट करके धन इकट्ठा करना चाहता था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। तो महमूद गजनवी 2 उपाधियां धारण किया था, कौन कौन सी? यामीन उद दौला और आमीन उल मिल्लाह की। याद रखने वाली पॉइंट है। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था? वो उतबी था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। उसने किताबुल यामिनी अथवा तारीख ए यामिनी की ग्रंथ की रचना की थी। तो उतबी ने किसकी रचना की थी? किताबुल यामिनी या तारीख ए यामिनी की रचना की थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको है एक ही लेकिन नाम अलग अलग देगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए दोनों ही याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अलबर्नी, तारीख है सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपुन ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी, फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तूसी एवं उनसरी, विद्वान असजिदरी, फारूकी व्यक्ति, ये सभी जो थे उसके दरबार में थे। किसके? गजनवी के। शाहनामा का लेखक जो था वो कौन था? फिरदौसी था। शाहनामा का लेखक किसका कौन था? फिरदौसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। तो यह भी महमूद गजनवी के दरबार में था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी गई। तो फिरदौसी की कौन सी उपाधि दी गई? होमर की उपाधि दी गई है। फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। तो फरिश्ता ने क्या लिखी है? तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी। इसका पूरा नाम है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसकी किताब है तारीख ए फरिश्ता विजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। तो तारीख ए फरिश्ता जो है वो किसके बारे में लिखता है? तो इब्राहिम आदिल शाह के बारे में लिखता है, इसलिए पूरा इसका बुक का बड़ा ही नाम है। महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबर्नी 11वीं सदी में भारत आया था। तो महमूद गजनवी के साथ कौन आया था भारत? तो अलबर्नी आया था। उसकी पुस्तक है किताबुल हिंद। अलबर्नी की पुस्तक क्या है? किताबुल हिंद है। ये भी याद रखिएगा, इसी को तहकीक हिंद भी कहते हैं। से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है अलबर्नी की किताब से। पुराणों का जो अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबर्नी था। पुराणों का सबसे पहले प्रथम मुसलमान कौन था अध्ययन करने वाला? तो अलबर्नी था। उसका जन्म जो है 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा या प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। अलबर्नी कहाँ का रहने वाला था? तो ख्वारिज्म का रहने वाला था। अलबर्नी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म शास्त्र, ये सभी जो थे इन सभी का अध्ययन वो रुचिपूर्वक करता था। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वराह मिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया है। अलबर्नी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद लिखी है। तो अलबर्नी की जो पुस्तक है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, उसकी रचना किस भाषा में हुई है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अरबी भाषा में की गई है। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा के इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया है। तो आप तहकीक हिंद की सबसे पहली बार अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कौन किया? तो ये आपका किया है एडवर्ड साची ने किया है।
इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। तो हिंदी में किसने किया? रजनीकांत शर्मा ने किया है। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। तो चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? महमूद गजनवी ने जारी किए थे या गजनी ने। इसमें जो है संस्कृत में कुछ लिखा गया है, अब क्या लिखा गया है ये तो नहीं बताया गया है। तो जो भी लेख है उसमें उत्कीर्ण है वो किस भाषा में है? संस्कृत में है। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेखित है या मुद्रा लेख को अंकित किया गया। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख जो है अरबी भाषा में है तथा दूसरी तरफ अंकित लेख जो है आपका संस्कृत भाषा में है। तो दोनों तरफ उसका लेख जो है अंकित किया गया है, एक अरबी भाषा में है और एक संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा यानी हमारी देवनागरी लिपि। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था, ये लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का न ही याद रखने का। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192, अब आपका ये मोहम्मद बिन जो था आपका महमूद गजनवी उसके बारे में कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे गोरी के बारे में। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, इसका पूरा नाम है गोरी का शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण जो था 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। तो गोरी ने सबसे पहले आक्रमण कब किया था? तो प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था। 1205 ईस्वी में वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले आक्रमण उसने कहाँ किया था? तो मुल्तान पर किया था। कब किया था? 1175 में किया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दूसरा उसने किया 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट जो है गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। तो भीम द्वितीय ने जो है गोरी को यहाँ पे परास्त कर दिया था 1178 में, जो गुजरात पर आक्रमण किया गया था। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। तो गोरी यहाँ पे पराजित हो गया था 1178 वाले आक्रमण पे गुजरात में जो हुआ था। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? आपका 1191 में हुआ। किनके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच हुआ था। इसे हम क्या कहते हैं? तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें क्या होता है गोरी पराजित होता है और आपका पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। इसको हम पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो जब 1112 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, तो क्या होता है यहाँ पे मोहम्मद गोरी विजयी होता है, पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हो जाता है। तो क्या करता है गोरी यहाँ पे फिर मुस्लिम शक्ति की स्थापना करता है भारत में। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। तो 1194 में गोरी ने किसको पराजित किया? गढ़वाल के राजा जयचंद को पराजित करता है। यह युद्ध क्या कहलाता है? तो चंदावर का युद्ध कहलाता है। चंदावर वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि चंदावर का युद्ध कब होता है? तो 1194 में होता है। पराजित कौन होता है? तो जयचंद होता है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। किसकी आकृति बनी है? लक्ष्मी की आकृति बनी है उसके सिक्कों पर। और दूसरी तरफ कलमा या अरबी में खुदा हुआ है, कुछ लिखा गया है दूसरी तरफ अरबी भाषा में। गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हुई। तो एकता प्रथा का सर्वप्रथम लाने वाला भारत कौन था? तो आपका गोरी था। याद रखिएगा, एकता प्रथा आपका इम्पोर्टेंट बहुत है। तो एकता प्रथा को कौन लाया था भारत में? गोरी लाया था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गोरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी आता है। वस्तुतः 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में काम किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था
वो गोरी का गुलाम था। उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। किसने? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रशासन संभाला था। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया है। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गोरी अथवा ऐबक ने सोचा भी न था। इस कार्य को गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन महमूद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था। तो बंगाल और बिहार पर किसने आक्रमण किया और वहाँ पे जीत हासिल की? तो ये आपका बख्तियार खिलजी था। ये वही बख्तियार खिलजी है जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करता है। उसने 1193 से लेके किसने? बख्तियार खिलजी ने। उसने 1193 से लेकर 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। तो बख्तियार खिलजी क्या करता है? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर देता है। उसने 1198 से 1203 के मध्य जो है बंगाल पर आक्रमण किया। पहले बिहार पे करता है, फिर बंगाल पे करता है, दोनों की ही विजय करता है। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। जब बख्तियार खिलजी जो है बंगाल पर आक्रमण करता है तो वहाँ का शासक कौन था? आपका लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला था। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। ये धन के लिए ही लूटपाट करते थे ये लोग। राजा की अनुपस्थिति में नगर में आत्मसमर्पण कर दिया। नगर ने लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने या बख्तियार खिलजी ने संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनऊती को अपनी राजधानी बनाई। तो किसको अपनी राजधानी बनाई? बंगाल के लखनऊती को अपनी राजधानी बनाता है। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। तो हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 570, 642, 622, 670। तो ये आपका 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यह 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। इनकी मृत्यु भी कब हुई? तो 632 ईस्वी में हो गई थी इनकी मृत्यु। मक्का कहाँ है? तो मक्का आपका सऊदी अरब में है। हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये आपके अरबों ने हिंदू कहा था यहाँ की जनता को, और भारत को क्या कहा था? हिंद कहा था। यूनानियों ने क्या कहा था भारत को? तो इंडिया कहा था। इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 647, 711, 1013, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आपका हुआ था 712 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम सफल आक्रमण। किसके कारण हुआ, मतलब कि कौन किया था? तो ये आपका मोहम्मद बिन कासिम करता है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 712 में हुई थी। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था? तो ये आपका मोहम्मद बिन कासिम था। इसी के नेतृत्व में जो हुआ अरबों का सिंध पर आक्रमण हुआ था। 8वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया गया, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज्य जो है सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका था तथा उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कौन थे? तो अरब के थे। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 से लेकर 37 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय बम्बई के निकट थाने पर हुआ था, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का जो शासक था वो कौन था? दाहिर था। सिंध को जो है 712 में और मुल्तान को जो है 713 में जीत लेता है। मोहम्मद
मोहम्मद बिन कासिम था कहाँ का था? तो ये अरब आक्रमणकारी था। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं सदी की राजधानी क्या थी इसकी? तो ये थी आपकी अरोड़। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश या सिंध की राजधानी अरोड़ थी। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों के सिंध विजय का वर्णन किया गया है। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो ये आपका अल्पतगीन था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, तो ये बात सही है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, तो इसका आंसर है सी। एक तो सही है लेकिन दूसरा नहीं सही है। वो शासन स्थापना नहीं करना चाहता था बल्कि धन लूटना चाहता था, या धन की लालसा के कारण यहाँ पे आक्रमण कर रहा था। महमूद गजनवी या गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु आक्रमण का उद्देश्य क्या था? भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं बल्कि मात्र लूटपाट करना था। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो देखते हैं, ढंग, विद्याधर, जयशक्ति, ढंग। तो ये आपका विद्याधर था। उस टाइम चंदेल वंश का शासन कौन कर रहा था? तो विद्याधर कर रहा था जब मोहम्मद गजनवी आता है आक्रमण करने। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये आपका उतबी था। उतबी की जो पुस्तक है वो कौन सी? किताबुल यामनी और तारीख यामनी अथवा नामक ग्रंथ की रचना उतबी ने की थी। शाहनामक का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? सुबुक्तगीन, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, अल्पतगीन। तो इसका आंसर नहीं दे रहा है, देखते हैं क्या ले रहा है आयोग, क्योंकि मोस्टली आयोग ही जो मानता है वही हमें भी मानना पड़ता है। शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी था, तो शाहनामा का लेखक कौन था? फरिश्ता नहीं था, फिरदौसी था, इसलिए ऑप्शन आपका नहीं ले रहा था। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि भी दी गई थी। इस प्रकार संभावित प्रश्न में ऑप्शन विकल्प जो है बी होगा। जबकि फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी थी। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। फरिश्ता का नाम पूरा ये था। आगे चलते हैं। शाहनामा का लेखक कौन था? तो ये आपका फिरदौसी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये आपका अलबर्नी था, जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबर्नी था। उसका जो जन्म है 973 ईस्वी में हुआ था। वह खारिज में देश का रहने वाला था। महमूद गजनवी के साथ वह भारत आया था। अलबर्नी मात्र इतिहासकार नहीं था, उसके ज्ञान रुचियों की व्याप्ति अन्य क्षेत्रों में भी फैली हुई थी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो फरिश्ता, अलबर्नी। तो ये आपका अलबर्नी है। अलबर्नी भारत में आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी में। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था आपका? तो अलबर्नी था। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबर्नी के संबंध में सही नहीं है? तो ए आपका सही नहीं है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ये सभी तीनों बातें तो सही हैं, लेकिन फर्स्ट आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? तो भीमराज प्रथम, मूलराज, भीमदेव, जयसिंह सिद्धराज। तो ये आपका है बी, भीमदेव। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1026 के समय हुआ था। इस टाइम शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गए। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए या चलाए थे? तो ये आपके महमूद गजनवी था। एक तरफ संस्कृत था, दूसरी तरफ क्या था आपका? अरबी था।
निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? जलालुद्दीन मकबरनी, गजनी गजनी का महमूद, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, चंगेज खान। तो ये आपका गोरी था, पूरा नाम इसका सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। मध्य एशिया के शासक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1075 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। 1205 ईस्वी में वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता है और 1175-76 ईस्वी में वह मुल्तान पर आक्रमण करता है और 1178 ईस्वी में वह गुजरात पर आक्रमण किया। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी थी। तीनों जगह ये हार जाता है, 1175 में आपका मुल्तान में भी और 1178 में गुजरात में भी और 1191 में जब लड़ता है तराइन की प्रथम युद्ध, यहाँ भी तीनों जगह मोहम्मद गोरी हार जाता है। फिर जब चौथी लड़ाई आपका ये करता है 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में, तो ये जीत जाता है पृथ्वीराज चौहान से। मोहम्मद गोरी का सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो ये आपका भीमदेव द्वितीय था जो गोरी को पराजित करता है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग्य या साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। तो ये आपका जो है गुजरात में पड़ रहा है, मुल्तान आपका जो पड़ता है वो पाकिस्तान में पड़ता है, इस वजह से ये पहला यहाँ पे ले रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर मुल्तान भी अगर उस टाइम का भारत लिया जाए जब प्राचीन काल में, तो मुल्तान भी इंडिया का ही पार्ट था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये आपका चंदावर का युद्ध था 1194 में। जयचंद और 1194 ऐसे याद कर सकते हैं और प्लस आपका चंदावर का युद्ध। जयचंद कहाँ के थे? तो ये गढ़वाल के थे, कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान में आपका फिरोजाबाद यमुना के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो ये आपका जयचंद था। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को हराया था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो तराइन का द्वितीय युद्ध था, 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच, जिसमें गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। नामों को काला क्रमनुसार व्यवस्थित करना है, देखते हैं। चंगेज खां, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी और तैमूर। तो इसका आंसर है आपका बी। सबसे पहले आपका गजनवी आता है, उसके बाद आएगा आपका मोहम्मद गोरी, फिर आएगा आपका चंगेज खां और सबसे लास्ट में आएंगे तैमूर। 999 से 1027 ईस्वी के बीच मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में हुआ और 1205 तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार करता रहा। इस तरह से आपका 1221 में खारिज में शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मकबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा और सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर ने कब आक्रमण किया था? 1398 में। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका गोरी था। गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, दूसरी तरफ कलमा या अरबी में खुदा हुआ था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया या इख्ता प्रदान किया था? तो यह है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में इख्ता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, याल्दावस्ती। आपका
बख्तियार खिलजी था, जिसने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा और विक्रमशिला को भी नष्ट किया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये आपका बख्तियार खिलजी था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने किया था? तो आपका बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा और विक्रमशिला दोनों को ही किया था उसने। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। क्यों सफल हुआ? क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इसमें कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आपका ये हो गया है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि के में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय जो है गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को जाता है, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय जो है सनसबनी वंश के शासक मोहम्मद गोरी को प्राप्त होता है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? दसपुर शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख और हाथी गुम्फा शिलालेख। तो ये है आपका मंदसौर या दसपुर को ही हम मंदसौर शिलालेख कहते हैं। जिस दसपुर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का है। किसके शासनकाल का है? तो कुमारगुप्त गुप्त वंश के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पट्टवाय श्रेणी या रेशम सूत बनाने वाले समिति का तथा इंदौर के लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो दसपुर को ही हम मंदसौर का अभिलेख भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नया चैप्टर है हमारा दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।